आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कमला प्रसाद स्मृति सांस्कृतिक संस्थान भोपाल तथा महिला अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जो उन्होंने इतनी प्रतिष्ठित व्याख्यान माला में मुझे रचना और आलोचना के अंतःसंबंध पर कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। आशीष त्रिपाठी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। वे कमला प्रसाद जी की स्मृति को बनाए रखने के लिए इतने वर्षों से यह महत्वपूर्ण आयोजन करते आ रहे हैं। एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति अनऋण होने का यह बहुत ही अच्छा यत्न है। मनुष्य अपने जीवन में तीन तरह से कर्जदार होता है। एक देव ऋण, अर्थात सारी प्रकृति या पर्यावरण के लिए कर्ज उसके ऊपर रहता है। दूसरा पितृ ऋण, पितरों और बुजुर्गों के प्रति वह कर्जदार होता है। और सबसे ज़्यादा वह अपने गुरुजनों के प्रति कर्जदार होता है, जिनसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उसने कुछ सीखा है। हम सभी युवावस्था तक इन तीन ऋणों से अपने आप को पोसते हैं और समृद्ध करते हैं, और फिर शेष बची हुई आयु इन तीन कर्जों को चुकाने में हमें बितानी चाहिए। कुल मिलाकर मैं जितना समझता हूँ, भारतीय परंपरा में यही मनुष्य का जीवन है। कर्ज लेना शुरू में और फिर कर्ज चुकाते रहना, लेकिन वह कर्ज देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण का है। कर्ज ले लेकर हम अपने आप को समृद्ध करते हैं और कर्ज चुका चुका कर और भी समृद्ध करते हैं, क्योंकि इन तीनों ऋणों को जैसे जैसे हम अदा करते हैं, वैसे वैसे हम और भी अपने को संपन्न बनाते जाते हैं। अवसर ऐसा है कि डॉक्टर कमला प्रसाद जी के विषय में कुछ बातें 5-7 मिनट के लिए मैं अवश्य कहना चाहता हूँ। उसके बाद मैं विषय पर आऊँगा। एक तो अवसर है, इसलिए प्रलोभन है कि उनके संबंध में कुछ कहूँ। दूसरे इसलिए भी प्रलोभन है कि यहाँ कह दूँगा तो जो बातें कहूँगा वे सुरक्षित हो सकेंगी। स्मृतियाँ तो कौंध की तरह होती हैं, वे कब चमकेंगी और कब विलीन हो जाएँगी और फिर नहीं उपजेंगी, कहा नहीं जा सकता। विशेष रूप से वृद्धावस्था में, जब उम्र के साथ हम सब थोड़ा-थोड़ा विस्मृति, स्मृति भ्रंश और अंततः स्मृति लोप, जिनको कदाचित एम्नेसिया, डिमेंशिया और अल्जाइमर कहते हैं, इन बीमारियों के शिकार होते जाते हैं। आशीष त्रिपाठी के इस उद्यम से विस्मृति की राख के नीचे दबी चिंगारियां कुछ चमकी। वे फिर कब अपनी चमक दिखाएंगी या नहीं दिखाएंगी, तो मुझे फिर कमला प्रसाद जी के बहाने अपनी कुछ स्मृतियां साझा करने का अवसर कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आप लोगों को भी मैं इस निमित्त से जो कुछ कहूँगा वह सुनने का अवसर फिर नहीं ही मिलेगा। इसलिए व्याख्यान के विषय पर आने के पहले मैं 2-4 बातें उनको लेकर यहाँ कहना चाहता हूँ। करीब 57-58 साल पहले मैंने शायद 1966-67 के आसपास कमला प्रसाद जी को सबसे पहले देखा था। वे महाराजा महाविद्यालय छतरपुर में हिंदी विभाग में लेक्चरर होकर आए थे। मैं इस महाविद्यालय में बीए का छात्र था। हिंदी साहित्य मेरा विषय नहीं रहा और मैं कमला प्रसाद जी का छात्र भी नहीं रहा, पर मैं दूर-दूर से उनको बराबर देखता था। महाविद्यालय में आते-जाते देखता था, कक्षाओं में आते-जाते देखता था। लगभग नित्य ही दिखाई पड़ जाते थे, क्योंकि बहुत सक्रिय व्यक्ति थे, गायब नहीं रहते थे महाविद्यालय से, गतिविधियों में महाविद्यालय की निरंतर उपस्थित रहते ही थे। सफ़ेद कुर्ते और पायजामे में
तेज चाल से चलते हुए कक्षाएँ लेने जब वे जाते थे और जिस प्रकार से तड़ाक-फड़ाक पे बातें करते थे, उसका मैं साक्षी रहा हूँ और उनके व्याख्यान भी मैंने उस समय कुछ सुने। संगोष्ठियों में वे खूब शिरकत करते थे। महाविद्यालय की गतिविधियों में उनका सक्रिय योगदान होता था और महाविद्यालय की पत्रिका का भी संपादन उन्होंने कुछ वर्ष किया। लेकिन कमला प्रसाद जी के साथ रहने का, उठने-बैठने का और उनकी बैठकों में शामिल होने का अवसर 1973 से मुझे मिलने लगा, जब मैं उदयपुर विश्वविद्यालय में डेढ़ 1 वर्ष सेवा करने के पश्चात सागर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में प्राध्यापक होकर के आया और लगभग इसी समय डॉक्टर प्रेम शंकर हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष हुए। अभूतपूर्व समय था सागर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के इतिहास का यह। सागर विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग देश के सबसे प्रतिष्ठित हिंदी विभागों में हमारे विश्वविद्यालयों में रहा है। यदि इतिहास कभी लिखा जाएगा इस विभाग का, तो 3 युगों में इस विभाग के इतिहास को बाँटा जा सकता है, मैं समझता हूँ। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का युग, डॉक्टर प्रेमशंकर का युग और फिर डॉक्टर कांति कुमार जैन का युग। इन 3 युगों के पहले और इनके बीच में और इनके बाद में कौन से युग हैं, यह या तो मैं जानता नहीं हूँ या मैं नहीं बता सकता। लेकिन मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैं इन 3 युगों में से 2 का साक्षी रहा हूँ। सागर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में डॉक्टर प्रेमशंकर का युग जब चल रहा था और आरंभ ही हुआ था, तो मैंने उसे पूरा-पूरा देखा, समझा, उसमें मैं सम्मिलित भी रहा। फिर कांति कुमार जैन जी का युग जब आरंभ हुआ, तो उसमें हिंदी विभाग से और भी घनिष्ठ संबंध मेरा बना रहा। डॉक्टर प्रेमशंकर जी की अध्यक्षता में उनके कार्यकाल में हिंदी विभाग के लिए बहुत बड़ी बात यह हुई कि यूजीसी ने जैसे ही टीचर फेलोशिप का कार्यक्रम आरंभ किया, हिंदी विभाग में पीएचडी करने के लिए मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों से हिंदी के ऐसे अनेक युवा प्राध्यापक वहाँ टीचर फेलो होकर आए, जो साहित्य के क्षेत्र में कवि या समीक्षक के रूप में प्रख्यात हो चुके थे। वो प्रतिभाशाली लोग थे। इस समय तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी समय हो सकता है, जब धनंजय वर्मा, प्रभात त्रिपाठी और कमला प्रसाद जी जैसे लोग एमए करके निकलते ही बगैर पीएचडी किए सरकारी कॉलेजों में प्राध्यापक हो जाएंगे। प्रतिभा की चमक पहचानी जाएगी और दर-दर ठोकरें नहीं खाएंगे प्रतिभाशाली स्नातक विश्वविद्यालयों के। ऐसा समय वह था और ये लोग टीचर फेलो होकर के आए 1973-74 के आसपास सागर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में। धनंजय वर्मा, प्रभात त्रिपाठी और उनकी पत्नी गीता त्रिपाठी और कमला प्रसाद जी, ये 4 नाम तो मुझे याद हैं। और भी कुछ लोग थे, पर इनमें से कमला प्रसाद जी से मिलना-जुलना ज़्यादा होता था, क्योंकि कमला प्रसाद जी में लोगों को जोड़ने की और संगठन की अनोखी क्षमता थी। कोई पीएचडी करने के लिए आया है तो पीएचडी करे, लेकिन कमला प्रसाद जी हैं कि वो चुप नहीं बैठेंगे, बराबर कुछ न कुछ करते रहेंगे, सक्रिय रहेंगे और बहुत रचनात्मक ढंग से उठा-पटक वे करेंगे। इसलिए कमला प्रसाद जी को देखना, सुनना और उनके सानिध्य का लाभ यहाँ पर इस समय मुझे मिला। कमला प्रसाद जी ने सिविल लाइन्स में जो उनका घर था, छोटा-सा घर था, उस घर में कमरों में तो जगह नहीं थी, पर उस घर की छत पर उन्होंने कवि गोष्ठी आयोजित कर ली शाम के समय। मोबाइल नहीं थे उस समय, लैंडलाइन के टेलीफ़ोन भी हम में से किसी के पास नहीं थे। बड़े प्रोफ़ेसरों के पास लैंडलाइन के घरों में, उनके बंगलों में टेलीफ़ोन होते थे या विभागों में इंटरकॉम होता था।
तो कैसे कमला प्रसाद जी ने इतने लोगों को जोड़ लिया, यह सोच कर के मुझे कुछ अचरज अब होता है। क्योंकि उनके घर की छत पर कवि गोष्ठी जो हुई उसमें 50 एक लोग रहे होंगे। मदन सोनी एकदम लड़के जैसे दिखते थे और शायद बीए में ही रहे होंगे उस समय, लेकिन प्रतिभाशाली थे, अभी भी हैं। उनकी कविताएँ 2 कविताएँ उनकी सुनने को मिली और कुछ ऐसी सराही गईं कि उनसे कहा गया कि कुछ कुछ और सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि इतनी ही लिखी हैं मैंने, यही 2 हैं और यही 2 मैंने सुना भी दी। तो सच्चिदानंद जोशी थे, उन्होंने कहा कि कुछ गीत आपने नहीं लिखे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, गीत मैं नहीं लिखता। सच्चिदानंद जोशी ही शायद नाम था और वो कवि के रूप में जाने जाते थे उस समय खंडवा में। वरिष्ठ प्राध्यापक थे, वो तो बुजुर्ग थे उस समय। किसी काम से सागर आए होंगे और कमला प्रसाद जी का उद्यम था कि वो आ गए वहाँ और बड़े प्रेम से उन्होंने कविताएँ सुनाई, अच्छी कविताएँ उन्होंने सुनाई थी उस समय और उनकी कुछ पंक्तियाँ मुझे याद रहीं। कविता सुनी जाए 50 साल पहले और उसकी लाइन याद रह जाए तो कुछ बात होगी। तो इसमें रमेश दत्त दुबे की कविताएँ सुनने को मिली। कदाचित पहली बार मैंने रमेश दत्त दुबे को उसमें सुना। अब तो लगभग भुला दिए गए रमेश दत्त दुबे, जो कि अनोखे कवि हुआ करते थे सागर में अपने समय के और कमला प्रसाद जी के छोटे भाई नीलकंठ उपनाम से वे लिखते थे, उनकी कविताएँ उसमें हुई। कुछ खुशवुश हो लेता था, ऐसी एक लाइन सच्चिदानंद जोशी या जो भी नाम उनका रहा होगा, उनकी कविताओं में आई। अनिल वाजपेयी उसमें थे, बहुत चमकीली प्रतिभा के आदमी वे थे। गोविंद द्विवेदी भी उसमें थे। तो जो टिप्पणियाँ गोविंद द्विवेदी और उससे ज़्यादा अनिल वाजपेयी करते थे बीच-बीच में, वो मुझे याद हैं। तो इस लाइन पर अनिल वाजपेयी ने कहा कि शब्द इन्होंने अच्छा रखा है कि खुश-वुश हो लेता था इत्यादि। बहरहाल कमला प्रसाद जी सागर से अपना पीएचडी करके चले गए, पर मुझसे संपर्क उन्होंने बराबर रखा। प्रगतिशील लेखक संघ के कर्ता-धर्ता पे रहे और उसके अधिवेशनों में वे मुझे बुलाते रहे। शायद जबलपुर में अधिवेशन था और मुझे बहुत इज़्ज़त उन्होंने बख्शी, सम्मान के साथ बुलाया और सुना मेरा वक्तव्य। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि आप प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य हो जाइए। मेरी उस समय धर्मयुग में, नवनीत में, कुछ पत्रिकाओं में कहानियाँ हिंदी में छप चुकी थीं। पत्रिकाओं में लेख भी मेरे आते थे, तो लोगों की हिंदी समाज में मैं आँखों में आ गया था। स्वाभाविक था कि कमला प्रसाद जी मुझसे प्रगतिशील लेखक संघ की सदस्यता के लिए आग्रह करें। हालाँकि मैं सदस्य नहीं बना, पर कमला प्रसाद जी से संपर्क के तार जो जुड़े सो जुड़े ही रहे। वसुधा का संपादन उन्होंने सँभाला और मुझे याद किया, मुझसे लिखवाया। फिर मध्य प्रदेश कला परिषद के सचिव वे रहे और बहुत कर्मठता से जीवंत बना दिया उन्होंने मध्य प्रदेश कला परिषद को एक बार फिर से। गतिविधियाँ इसकी खूब बढ़ी उनके कार्यकाल में, मुझे भी अवसर मिला उनमें शिरकत करने का। उसके बाद जब वे रीवा आ गए, तो मैं बहुत प्रशंसक बना कमला प्रसाद जी की कार्यशैली का और उनकी रचनात्मकता का, उनकी सूझबूझ का और उनकी संगठन क्षमता का भी। रीवा विश्वविद्यालय को उन्होंने जिस तरह से स्पंदित कर दिया था और एक सांस्कृतिक संकुल वहाँ विकसित कर दिया था, वह उनका योगदान अविस्मरणीय है। कई कृतियाँ हैं कमला प्रसाद जी की और उनकी सबसे अच्छी कृति तो कदाचित आशीष त्रिपाठी हैं। रीवा में आना-जाना जब हुआ, उसी समय आशीष त्रिपाठी से भी मिलना-जुलना होता रहा और सागर भी फिर ये आए तो आए घर। दिनेश कुशवाहा कदाचित कमला प्रसाद जी ही इनको लेकर के आए थे रीवा में। उनको मैंने देखा, सुना, कवि के रूप में भी उनको जाना। इस सब के बीच में कमला प्रसाद जी चिरस्मरणीय हैं मेरे लिए। उनकी स्मृति को मैं सादर नमन करता हूँ। धन्यवाद।